जय हिंद दोस्तों। आज हम मध्यकालीन भारत पर एक क्लास लेकर आए हैं जो आने वाला जो जिस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज किया है उसी अनुसार प्रश्न बनाए हैं। जो मध्यकालीन भारत का हम आज मोहम्मद बिन कासिम से लेकर खिलजी वंश तक का क्लास रखे हैं, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन हम बनाए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का अच्छे से डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये रहा कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। दूसरा कथन कर रहा है कि इस आक्रमण के समय सिंध पर जयपाल का शासन था। ठीक है, एक क्वेश्चन कर रहा है, पहला कथन कर रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या करा कि इस आक्रमण के समय सिंध पर जयपाल का शासन था। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? कथन गलत है इसलिए कि इस समय जयपाल का नहीं, दाहिर का शासन था। किसका शासन था? दाहिर। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? सिंध पर किसका दाहिर था? दाहिर का। और अरब ने सिंध पर आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। कब किया था? 712। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धन दौलत लूटना था उद्देश्य, और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। इस्लाम का प्रचार प्रसार ये इनका मुख्य उद्देश्य था। तो ध्यान रखिएगा कि अरब पर पहला आक्रमण कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम किया। उस समय सिंध का राजा कौन था? तो दाहिर था। आक्रमण कब किया? 712। उद्देश्य क्या था? ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा? यानी कथन 1 सही, कथन 2 गलत, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा, महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। दूसरा कथन, वह अपने पिता के काल में पेशावर का शासक था। ठीक है, पहला कथन 998 में गद्दी पर बैठा 27 वर्ष की अवस्था में, ये कथन बिल्कुल सही है। अब दूसरा कथन, पेशावर का शासक नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि पेशावर का नहीं, खुरासन का शासक था। कहाँ का शासक था? खुरासन। महमूद गजनी कहाँ का शासक था? तो अपने पिता के काल में खुरासन का शासन था। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं गजनी के बारे में। पहले गजनी साम्राज्य देखते हैं। गजनी साम्राज्य, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 932 ईस्वी में। गजनी साम्राज्य का स्थापना कौन किया था? तो अल्पतगीन किए थे। अल्पतगीन किए थे। इसका स्थापना कौन किए थे? यानी, और राजधानी कहाँ बनाए थे? तो राजधानी गजनी को ही बनाए थे राजधानी। ठीक है, इनके मृत्यु, अल्पतगीन के मृत्यु के बाद पीरितगीन एक व्यक्ति हैं, पीरितगीन, ये शासन पर बैठे, यानी गद्दी पर बैठे। और इनका कार्यकाल रहा था 972 से लेके 977 ईस्वी। ये ध्यान रखिएगा कि अल्पतगीन के बाद कौन आए? पीरितगीन आए। ठीक है, इनका कार्यकाल रहा था 972 से 977। और जब प्रथम तुर्क आक्रमण के समय हुआ था, जब प्रथम तुर्क जब आक्रमण किया था, तो पंजाब में शाही वंश का राजा जयपाल शासन कर रहा था। कौन शासन कर रहा था? जयपाल। ठीक है, तो जब पीरितगीन का मृत्यु हुआ तो इसके बाद अल्पतगीन कौन बने? अल्पतगीन नहीं, सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठे। जो सुबुक्तगीन कौन थे? तो अल्पतगीन के गुलाम थे एवं दामाद थे। कौन? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन कब गद्दी पर बैठे? तो ये 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। ये ध्यान रखिएगा, कब गए? 977। और इन्हीं का पुत्र था जिनका नाम था महमूद गजनी। और इसका जन्म कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1971 में इसका जन्म हुआ था। 1 नवंबर 1971 में महमूद गजनी का जन्म हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। और एक गद्दी पर कब बैठता है? तो महमूद गजनी गद्दी पर बैठता है 998 ईस्वी में। 998 ईस्वी में क्या होता है? ये गद्दी पर बैठता है। ये ध्यान रखिएगा। और कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। तो महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। तो 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण किया था 17 बार। ये सब पूछता है तो भारत पर, इसका भी उद्देश्य था यही, धन प्राप्ति करना। और महमूद गजनी ने पहला आक्रमण कब किया था? तो प्रथम आक्रमण कब किया था? तो
ईस्वी में किया था। कहाँ किया था? तो पेशावर। ये ध्यान रखिएगा, पूछता है कि मोहम्मद गजनी ने पहली बार आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में, तो कहाँ किया था? तो पेशावर किया था। ये ध्यान रखिएगा। और जब पेशावर में आक्रमण किया था उसके बाद दूसरा आक्रमण किया था, दूसरा 1001 ईस्वी में। कब किया था? 1001 ईस्वी में। कहाँ किया था? तो ये किया था शाही राजा जयपाल, यानी जयपाल के विरुद्ध किया था। जयपाल को हराया था, मतलब जयपाल को हराया था दूसरे आक्रमण में। ठीक है। फिर उसके बाद 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमला किया। ठीक है, 1008 में। फिर उसके बाद सबसे इनका चर्चित जो बोला जाता है 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया था। कब? 1025 में। और वहाँ से ये कम से कम 20 लाख दिनार की संपत्ति, 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटा। कहाँ से? तो सोमनाथ मंदिर से। ये ध्यान रखिएगा। और इसका भारत के लिए सबसे लास्ट अभियान था 1027 में, जाटों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध में? जाटों के विरुद्ध। सबसे इसका अंतिम था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो महमूद गजनी की मृत्यु हुई थी कब? तो 1030 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि महमूद गजनी के साथ भारत कौन कौन आया था? तो गजनी के साथ भारत आया। तो एक ट्रिक ध्यान रखिएगा, फूफा। एप से क्या हो जाएगा? फिरदौसी। ऊ से क्या हो जाएगा? उत्वी। एप से एक और होगा फरूखी। और ए से क्या होगा? अलबरूनी। इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िएगा तो अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। तो ये हो गया पूरा गजनी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला गलत और दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही, पहला सही दूसरा, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? अभी हम जस्ट बताए कि प्रथम आक्रमण कब किया था? 1000 में। किसके विरुद्ध? तो पेशावर के विरुद्ध किया था। 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। 1008 में, तो 1008 में आक्रमण किया था नगरकोट के विरुद्ध। और 1001 ईस्वी में कब किया था? तो जयपाल के शासन चल रहा था, शाही वंश से जुड़े थे जयपाल, उस समय आक्रमण किया था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, यानी चौथे नंबर पे। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कथन 1 कि मोहम्मद गौरी ने अपना दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात पर किया। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हराया। क्या करा कि इस युद्ध में पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को, एक कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान नहीं बल्कि भीम द्वितीय ने, इनकी माता थी, उनका नाम था क्या? माता का नाम कुछ था, ध्यान में नहीं आ रहा है, तो हम बता देंगे आगे। भीम द्वितीय ने इनको बुरी तरह से हराया था। अब पूछा कि मोहम्मद गौरी, तो पहले गौरी के बारे में देख लेते हैं। गौरी थे कौन? तो मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्या नाम था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ये शासक कब बना? तो 1173 में शासक बना था। 1173 में शासक बना। और 1175 में पहला हमला मुल्तान के विरुद्ध किया। और 1178 में दूसरा हमला कहाँ किया था? तो गुजरात है कहाँ? तो पाटन गुजरात में पड़ता है, वहाँ हमला किया था। तो यहाँ हमला किया तो यहाँ भीम द्वितीय ने बुरी तरह से पृथ्वीराज चौहान, क्या बोलते हैं, मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। और पृथ्वीराज चौहान पूछ रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने, तो पृथ्वीराज चौहान तराइन के प्रथम युद्ध, यानी कब हराए थे? तो तराइन
का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। ये कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान प्लस गौरी के बीच हुआ था। तो इसमें गौरी जीते थे, द्वितीय में ये हारा था। और एक और था चंदावर का युद्ध। तो इसमें हुआ था गौरी एवं जयचंद, गौरी प्लस जयचंद। इसमें जयचंद हार गया था और गौरी जीते थे। यानी तराइन के प्रथम युद्ध में सिर्फ गौरी हारे हैं, बाकी दोनों युद्ध में गौरी जीते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 91 में। द्वितीय कब हुआ था? 92 में। और चंदावर का युद्ध, यानी तराइन का प्रथम बोले तो यानी एक लास्ट में है, द्वितीय लास्ट में 2 है, ध्यान रखिएगा। चंदावर यानी च से च, और चंदावर 1194 में, लास्ट में 4, ये चंदावर, ध्यान रखिएगा। ये सब थोड़ा सा अपना तरीका आजमाइएगा ताकि याद रहे ये सब। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब मोहम्मद गौरी की हत्या देख लेते हैं कि हत्या कब हुआ था गौरी का। गौरी का हत्या कब हुआ था? गौरी का हत्या तो 15 मार्च 1206 में हुआ था। गौरी का हत्या हुआ था 15 मार्च 1206 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ये भी पूछ सकता है, अब ध्यान आया कि तराइन के प्रथम युद्ध में, जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, यहाँ पे कि हम चर्चा किए कि तराइन का प्रथम युद्ध, तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो अस्कंद था। कौन था? अस्कंद, ये सेनापति था। पूछा है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो अस्कंद था, ये ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, कथन 1 है, इल्तुतमिश को लाख वक्स कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन। फिर अगला कथन कर रहा है कि कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश 1211 में गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लाख वक्स के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। इल्तुतमिश को नहीं जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। और कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश 1211 में गद्दी पर बैठा। ये सही बात है कि इल्तुतमिश 1211 में गद्दी पर बैठा था, पर यहाँ पे दे रहा है कुतुबुद्दीन के मृत्यु के बाद, यानी जस्ट इसके मृत्यु के बाद एक आराम सा गद्दी पर बैठा था। ये ध्यान में रखने वाली बात है, क्वेश्चन फंसाने के लिए यहाँ पे डाला है कि कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश 1211 में गद्दी पर बैठा। 1211 में गद्दी पर बैठा बिल्कुल सही है, लेकिन कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद नहीं बना था। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद आराम शाह बना था 8 महीने के लिए, 8 महीने के लिए बना था। उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था। तो ये ध्यान, यानी इसका क्या हो जाएगा? दोनों कथन गलत है। अब देख लेते हैं इल्तुतमिश, यानी पहले कुतुबुद्दीन ऐबक यानी गुलाम वंश। गुलाम वंश को देख लेते हैं, गुलाम वंश क्या है, कैसे थे। तो गुलाम वंश का कार्यकाल रहा था 1206 से 1200 कहाँ तक रहा था गुलाम वंश का शासनकाल? 1206 से 1290 तक, 1206 से 1290 तक, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल 1206 से 1210, और 10 में मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय। चौगान खेलते समय मृत्यु हो गया था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया था? तो इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 24 जून 1206 में अपना राज्याभिषेक करवाया था। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो राजधानी लाहौर बनाई थी। कहाँ? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी कहाँ है? और इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, यानी कुतुब से नाम से ही पता चल रहा है कि कुतुब मीनार का। और इसने कार कुब्बतुल इस्लाम और 2.5 दिन का अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो भी बनवाया था। इसलिए इसको लाख वक्स के नाम से जाना जाता है। किसको? इल्तुतमिश को। नहीं, तो इल्तुतमिश को नहीं, इसी को कहते हैं, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को, सॉरी यहाँ पे गलत बोला गया। और इसलिए इसको ऐबक को जानते हैं लाख वक्स के नाम से। कुतुब मीनार का निर्माण कब करवाया था? तो 1199 में
कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसमें 3-4 लोग बनवाए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, फिर उसमें इल्तुतमिश भी बनवाया था, और लास्ट में फिर उसका तुगलक से कुछ नष्ट हो गया था आंधी पानी से, तो करवा दिया था। छोटी छोटी मंजिल बनाकर उसमें 5 मंजिल करवा दिया था, ऐसा कुछ। एक और देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय, तो एक था ऐबक का सेनानायक, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ठीक है, अब देखते हैं ऐबक का उत्तराधिकारी। तो ऐबक का उत्तराधिकारी, ऐबक के बाद कौन बना था? आराम शाह। आराम शाह। आराम शाह के बाद कौन आया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद कौन आया? रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद कौन आया? रजिया। रजिया के बाद कौन आया? बहराम शाह। बहराम शाह के बाद कौन आया? मसूद शाह। मसूद शाह के बाद कौन आया? तो नसरुद्दीन नसरुद्दीन फिरोज। नसरुद्दीन क्या नाम था उनका पूरा? नसरुद्दीन महमूद। इसके बाद कौन आए थे? इसके बाद बलबन। इसके बाद कौन आया था? बलबन। और सबसे अंतिम था शमसुद्दीन कैमूर। तो अब देख लेते हैं इसका कार्यकाल। जैसे ऐबक का कार्यकाल था 1206 से 1210। 1210। आराम शाह 8 महीने के लिए बना था। कब? यानी 1210 से 1211 रहा था। फिर 1211 से 1236 में इसका रहा था। फिर 1236 से इसको अयोग घोषित कर दिया गया था 1236 में ही। तो 1236 से 1240 तक रजिया रही थी, और उसके बाद 1240 से 42 तक बहराम शाह रहा था, और 42 से 46 तक मसूद शाह रहा था। और 46 में षड्यंत्र, एक बलबन ने एक षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र के तहत नसरुद्दीन महमूद को शासन में था। ये 46 से 66 तक रहा, और बलबन खुद 66 में गद्दी पर बैठा था। इसको हमेशा पूछते रहता है इस क्रम में सजाने के लिए या किसी का भी, तो इसको याद करने का तरीका हम अपने से बनाए। फिर ऐबक, ऐबक है तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन, क्या बोलते हैं, ऐबक था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10। तो ऐबक क्या किया? आराम किया। आराम किया यानी 8 महीना आराम किया। ऐबक ने आराम किया। ऐबक के बाद कौन? ऐबक ने आराम किया। ठीक है, आराम किया तो उसके बाद कौन बन गया? इल्तुतमिश। ऐबक ने आराम किया तो बन गया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 से 36, यानी इल्तुतमिश 36 में जाके क्या हो गया? रुक गया, यानी रुकनुद्दीन फिरोज बन गया। इल्तुतमिश कब जाके रुका? तो 36 में जाके रुक गया। तो 36 में जब ये रुक गया तो ये अयोग हो गया। यानी कोई भी आप प्रतियोगिता में होता है, अगर आप रुक जाते हैं तो आप अयोग घोषित हो जाते हैं। ठीक है, अयोग। जैसे आप अयोग घोषित किए हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। तो ये आयोग घोषित हो गया तो इसको हटा दिया गया। उसके बाद कौन बना गद्दी पर? रजिया। रजिया कौन थी? तो पहली महिला शासिका थी, पहली मुस्लिम शासिका, पहली महिला मुस्लिम शासिका बनी थी रजिया। उसके बाद कौन बना? तो रजिया एकदम अपने मन के करने लगी बहराम की तरह, तो रजिया हुई। उसके बाद मसूद शाह, नसरुद्दीन, और उसके बाद बलबन। तो रजिया के विवाह किससे हुआ था? तो अल्तुनिया से हुआ था। अब थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं फिर से आपको। ठीक है, अब इल्तुतमिश का थोड़ा सा देखते हैं। इल्तुतमिश 1211 में गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर। ठीक है, इल्तुतमिश इलबरी तुर्क का था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। जब ऐबक का मृत्यु हुआ था, ऐबक का मृत्यु हुआ तो इल्तुतमिश कहाँ का था? तो बदायूं का गवर्नर था। ये ध्यान रखिएगा कि जब इल्तुतमिश का ऐबक का मृत्यु हुआ तो उसमें इल्तुतमिश कहाँ का शासक गवर्नर था? तो बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश ने ही लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया। साफ क्वेश्चन पूछता है कि किसने लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया? तो इल्तुतमिश। ये ध्यान रखिएगा। और इल्तुतमिश ने हौज ए सुल्तानी दिल्ली ए कोना के निकट करवाया था, मतलब स्थापना करवाया था। और इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद का वैधानिक स्वीकृति प्राप्त हुआ था 1229 में।
ये भी ध्यान रखने की बात है। और इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुआ था, यानी इल्तुतमिश रुका कब था, अभी हम बताया कि इल्तुतमिश कब रुक गया, 1236 में रुका, यानी रुकनुद्दीन फिरोज बन गया था। उसके बाद अयोग हो गया, ही रुका यानी अयोग हो गया। तो उसके बाद रजिया बनी, जो पहली मुस्लिम शासिका कहलाई थी रजिया सुल्तान। ठीक है, तो अब रजिया बागडोर संभाली, तो रजिया थोड़ा सा अब पुरुषों की तरह देखा देखी करने लगी, वो खुले दरबार से जाने लगी, और इसने जमालुद्दीन याकूत को अमीर याकूत के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, तो रजिया का कुछ लोग वहाँ का था, जो जितने भी लोग थे रजिया का चाल चलन देखे कि खुलेआम करने लगी, तो सब उनका विरोध करने लगा और रजिया को बंदी बना लिया गया। उसके बाद रजिया ने अल्तुनिया से शादी किया था, और शादी करने के बाद रजिया ने फिर से सोचा कि हम गद्दी पे बैठे, पर वो सफल नहीं हो पाई थी। और रजिया की हत्या कब हुआ था, रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 में कैथल में कुछ डाकू लोग कर दिया था, डाकू के द्वारा कर दिया गया था। ठीक है, अब बहराम शाह, इसके बाद बहराम शाह गद्दी पर बैठा, तो बहराम की मृत्यु 1242 में हो गया था। और 1242 के बाद 46 तक किया, और 46 में क्या हुआ, थोड़ा सा मिटाते हैं इसको। 1246 में गद्दी पर बैठा कौन, तो बन गया नसरुद्दीन महमूद, जो बलबन ने षड्यंत्र रच के, और नसरुद्दीन महमूद से अपनी बेटी का विवाह कौन करवाया था, तो बलबन ने करवा दिया अपनी बेटी का विवाह नसरुद्दीन महमूद से। जो नसरुद्दीन महमूद के बारे में इतिहासकार का कहना है कि वो ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। ठीक है, अब कुछ देख लेते हैं बलबन का फैक्ट। किसका फैक्ट, बलबन का। बलबन, तो बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या था, बहाउद्दीन बलबन का नाम था। ठीक है, गद्दी पर कब बैठा था, तो बैठा था 1266 में गद्दी पर बैठा था। और यह मंगोलों के आक्रमण, उस समय जब गद्दी पर बैठा था तो मंगोल के आक्रमण हुआ था, और उससे लड़ने में सफल रहा था बलबन। ठीक है, ये थोड़ा सा। और इसने राज दरबार में सिजदा एवं पेबोस की शुरुआत किया था। एक क्या था, सिजदा, यानी जब भी कोई व्यक्ति या कोई भी राज दरबार में आता था तो झुकते हुए आता था और हाथ से सीधा करते हुए, तथा पेबोस का मतलब होता है उसके पास जाकर उसको पैरों को चूमना होता था, ये पेबोस हो गया। और सिजदा ये होता था जो अपने प्रथा स्टार्ट किया था। इसने तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त कर दिया था, जबकि इसको शुरू कौन किया था, तो इल्तुतमिश शुरू किया था और इसने समाप्त कर दिया था। और इसने नवरोज का भी शुरुआत किसने किया था, तो बलबन ने किया था। लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। तो किसने अपनाया था, तो बलबन ने। और बलबन को एक उपाधि मिला था, उल्गू खां की उपाधि किसने दिया था, तो दिया था नसरुद्दीन महमूद बोलते हैं उसको। नसरुद्दीन महमूद ने उल्गू खां की उपाधि दिया था, किसको, तो बलबन को दिया था। अब बलबन के दरबार में ही फारसी कवि अमीर खुसरो एवं अमर हसन रहते थे। कौन रहते थे, अमर हसन। और गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमूस था। ये सारा फैक्ट्स जितने भी गुलाम वंश से बनने वाला था सारा करवा दिए। और ये हम लूसेंट प्लस क्राउन, ये दोनों बुक को देखते हुए हम बनाए हैं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन छूटे ना, ताकि एग्जाम में दिक्कत हो। तो हम दोनों क्वेश्चन दोनों बुक देखते हुए आपको जितना बनने वाला फैक्ट था हम करवा दिए हैं। रजिया सुल्तान क्या बोलते हैं, हाँ, सल्तनत काल यानी मध्यकालीन भारत से जो गुलाम वंश से बनने वाला सारा फैक्ट था। इसके पहले हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में करवाएं, गजनी के बारे में करवाएं, गौरी के बारे में करवाएं, अब ऐबक के बारे में करवाएं, और फिर रजिया, और अब बलबन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रजिया बेगम, पहला कथन कि रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम शासिका बनी। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, अभी हम करवाए आप लोग। अब बलबन ने षड्यंत्र के तहत रजिया को मरवा दिया, ये तो बिल्कुल गलत है,
क्योंकि बलवन रजिया को कौन मरवाया था, यानी कोई मार नहीं तो कैथल के पास डाकुओं ने कैथल गए थे किसी कारण से, तो वहाँ डाकू मारा था, ये ध्यान रखना है। और बलवन ने षड्यंत्र के तहत किसको हटाया था, तो मसूद शाह को हटाया था। कब, 1246 में। और 1246 में किसको गद्दी पर बैठाया था, तो नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया था, जिससे अपनी पुत्री का विवाह किया था बलवन। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें कौन हो जाएगा, कथन एक सही है, कथन दूसरा गलत है। अब आते हैं 7वां क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। कब हुआ था, खुसरो का जन्म पटियाली में। ठीक है, अब कथन 2 देखते हैं। ये सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, सूफी संत। तो इसमें क्या हो गया, ये भी कथन बिल्कुल सही है और ये भी कथन बिल्कुल सही है, यानी दोनों कथन सही है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि महमूद गजनी कौन था, और महमूद गजनी अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो, अब देखते हैं अमीर खुसरो के लिए कुछ। अमीर खुसरो, तो इनका मूल नाम मोहम्मद हसन है, मोहम्मद हसन। इनका जन्म हुआ था 1252 में बदायूं बोले तो पटियाली के आसपास है बदायूं। ठीक है, आर्य निजामुद्दीन औलिया के शिष्य में थे। आइए बलवन से लेकर MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक तक के काल को देखें, और इन्हें भारत का तोता कहा जाता है। किसको भारत का तोता कहा जाता है, तो खुसरो को। किसको, अमीर खुसरो को। इसने खड़ी हिंदी बोली का प्रचलन किया था। कौन किया था, तो अमीर खुसरो ने खड़ी हिंदी बोली का, और ये बहुत ही संगीत में कव्वाली गायन का प्रचलन किए थे, और इनका बहुत सारा काव्य भी है, कृति भी है। तो हम अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन। क्वेश्चन करा कि अलाउद्दीन ने खुम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के जगह 3/4 भाग कर दिया। कौन कर दिया, तो अलाउद्दीन ने। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन होता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय 1297 से 1306 ईस्वी तक 6 आक्रमण हुआ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि अलाउद्दीन ने खुम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग की जगह 3/4 भाग कर दिया था। तो ये बिल्कुल सही है, 1/4 के, और ये भी दोनों सही है। तो इसका हो जाएगा, ये दोनों कथन सही है। अब देख लेते हैं अलाउद्दीन। पहले खुम्स क्या है, तो लूट का धन को खुम्स बोलते थे। लूट का धन को हम बोलते हैं खुम्स यानी लूट का धन, जो 1/4 से 3/4 कर दिया था। तो अब देखते हैं अलाउद्दीन के बारे में। अलाउद्दीन यानी खिलजी वंश की स्थापना कब हुआ था, तो खिलजी वंश का स्थापना हुआ था 1290 में। कब हुआ था, कौन किया था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसका स्थापना किया था। कब किया था, तो 1290 में। ठीक है, इसने अपना राजधानी कहाँ बनाया था, राजधानी बनाया था किलोखरी को। ठीक है, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसने किलोखरी को अपना राजधानी बनाया था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या 1296 में इसका दामाद एवं भतीजा अलाउद्दीन कर देता है। 1296 में अलाउद्दीन हत्या कर देता है। ठीक है, जो कहाँ करता है हत्या, तो कड़ा मानिकपुर में हत्या कर देता है। ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन गद्दी पर कब बैठा, तो 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन गद्दी पे बैठा था। और इसका बचपन का नाम था अली, एक और था नाम गुरसाप। अली एवं गुरसाप इसका बचपन का नाम था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी थे। और अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक बना था जिसने सेना को नगद वेतन एवं अस्थायी सेना रखा था। इसलिए दिल्ली सल्तनत का सबसे विशाल सेना किसके पास था, तो अलाउद्दीन खिलजी के पास था। ठीक है, इसने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का शुरुआत किया था। और इसने भू राजस्व की जो दर था 1/2 भाग कर दिया था। कितना कर दिया था, 1/2 भाग कर दिया था। और इसी का कथन है कि कोई भी व्यापारी अगर तौलने में
यानी मतलब कोई भी व्यापारी मतलब तौलने में कम तौलता है तो जितना कम तौलता है उस व्यापारी का उतना मांस काट लेना, इसी का कथन था। ये पूछा भी है क्वेश्चन। और दक्षिण अभियान के लिए, इसने दक्षिण अभियान के लिए मल्लिक काफूर जिसको 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं, इसने दक्षिण अभियान के लिए इसे भेजा था, जो ये सफल हुआ था। ठीक है। और इसने अलाई दरवाजा, सीरी का किला, 1000 खंभा महल आदि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब एक था जिसको दीवान रियासत नियुक्त किया था। ठीक है। अलाउद्दीन इसने बहुत सारा आक्रमण, जैसे इसके समय भी 6 आक्रमण हुआ था मंगोलों का। तो 1297 में 1300 अभी हम कथन में पढ़ाए हैं, बताए हैं। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी 5 जनवरी 1316 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन की मृत्यु हुआ तो सब जनता अपने आप में मुबारक करने लगा, यानी अलाउद्दीन खिलजी के बाद खिलजी गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन इतना कट्टर था, मतलब तो जनता लोग खुशी से मुबारक करके मुबारक को गद्दी पे बैठा दिया। अब और इसका भी हत्या कब कर दिया गया था? तो 1320 में इसका भी हत्या कौन किया था? तो इसका वजीर था एक खुसरो, उसने इसका हत्या कर दिया था। तो हम और मुबारक खिलजी के बारे में कुछ बर्नी एक इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। कौन दौड़ा करता था? तो मुबारक खिलजी, जो इस नग्न स्त्री या नग्न पुरुष के बीच ज़्यादा मतलब झुकाव रखता था। और इसी के बारे में कहा गया था कि मुबारक खिलजी ऐसा एक शासक था जो कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। ये ध्यान रखिएगा। और आज हमने कोशिश किया है कि सल्तनत काल यानी मोहम्मद बिन कासिम से लेकर खिलजी वंश का सारा फैक्ट कहाँ से करवाए हैं? तो लुसेंट प्लस क्राउन बुक से, जो पतला वाला मोटा छोटा वाला बुक आता है क्राउन बुक, वो वाला, उससे करवाया है। और जितने भी है सब कथन कार्य का क्वेश्चन है, यानी इससे जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा तो आप कहानी की तरफ पढ़े रहेंगे तो आप बना ही दीजिएगा। चाहे कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, किसी का भी कार्यकाल पूछेगा, इस तरह से आप पढ़िएगा तो आप क्वेश्चन कैसे भी आप बना दीजिएगा, चाहे कथन में रहे या कैसे भी रहे। तो अगर चाहते हैं कि हमेशा के लिए याद रहे तो कथन क्या बोलते हैं, जितना ज़्यादा इस तरह से पढ़ें, यानी डिटेल्स में पढ़ें। ऑब्जेक्टिव वाला जल्दी भूल जाते हैं, याद भी जल्दी होता है और जल्दी भूलते भी है, पर इस तरह पढ़िएगा तो हमेशा के लिए याद रहेगा। बस एक बार रिवीजन करने की देर है। तो कोशिश किया है कि अच्छा से अच्छा क्लास बने। और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो इस पे लाएं तो कम से कम 10 लाइक आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं 10 लाइक आता है कि नहीं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।